सोचो दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार जिसने जिंदगी का हर वो लम्हा महसूस किया जिसके बारे में हर कोई नहीं जानता था। फैमिली अब्यूज से लेकर चाइल्डहुड स्ट्रगल तक आज की स्टोरी में हम हर वो पहलू एक्सप्लेन करेंगे जिसने माइकल को सुपरस्टार बनाया। 1966 इंडियाना के छोटे से शहर गैरी में 9 साल का माइकल जैक्सन अपनी खिड़की से बाहर बच्चों को खेलते हुए देख रहा था। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसका भी बहुत मन था अपने बचपन को जीने का। लेकिन तभी उसके फादर जोसेफ जैक्सन उसे अपने भाइयों के साथ प्रैक्टिस के लिए बुलाते हैं। प्रैक्टिस के दौरान वो थोड़ा सहमा होता है और बीच बीच में गलती करने पर उसके फादर उसे डांटते रहते हैं। माइकल की माँ जोसेफ के बिहेवियर से बहुत ज्यादा खुश नहीं थी, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती। फिर उसी रात डिनर टेबल पर जोसेफ कहता है कि वो लोग अब स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए तैयार हैं। उसे मैनेजर से बात कर ली है और ये सुनकर सारे बहुत खुश होते हैं। उनकी माँ कैथरीन कहती है कि वो अभी बच्चे हैं और उनका स्कूल भी है, तो जोसेफ कहता है कि इस जिंदगी में या तो तुम विनर हो या फिर लूजर, और कहता है कि हम गरीब काले लोग हैं और हमें कुछ भी गिफ्ट में नहीं मिलने वाला, बल्कि उन्हें उसके लिए लड़ना होगा। आखिरकार प्रैक्टिस शुरू होती है और वो जैक्सन 5 बैंड के नाम से अपना पहला शो करते हैं। माइकल फ्रंट पर होता है और वो पूरे क्लब को डांस 5 में ले आते हैं। जोसेफ पीछे से बहुत सीरियस होकर ये सब देख रहा था। शो में सभी लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन जब वो लोग घर पहुंचते हैं तो जोसेफ उन्हें प्रैक्टिस करने को कहता है। कैथरीन कहती है कि वो अभी घर आए हैं और लड़के भी कहते हैं कि वो थक चुके हैं, लेकिन जोसेफ को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पूछता है कि क्या उन्हें लगता है कि वो इसलिए थके हैं क्योंकि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। माइकल जवाब देता है कि हाँ, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। जोसेफ उसे बुलाता है और अपनी बात काटने के लिए उसे बेल्ट से पीटने लगता है। सब लोग शॉक हो जाते हैं और माइकल किचन में भागकर रोने लगता है और कैथरीन उसे बाहर से संभालने की कोशिश करती है। जिसके बाद प्रैक्टिस जारी रहती है और वो लोग एक स्टेज से दूसरे स्टेज में परफॉर्म करते रहते हैं। ऑडियंस को जैक्सन 5 बहुत पसंद आते हैं। एक साल बाद जब वो एक बड़े स्टेज पर पहुंच चुके थे, जब वो लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो जोसेफ होस्ट सुजैन से बात करता है और पूछता है कि क्या उसे जैक्सन 5 पसंद आए। वो कहती है कि माइकल के पास भगवान का दिया हुआ टैलेंट है और उसे एक कार्ड देते हुए कहती है कि वो उसे जरूर सुनेंगे। जोसेफ देखता है कि वो मोटाउन रिकॉर्ड कॉर्पोरेशन के असिस्टेंट है। माइकल अपने मूव्स और आवाज से स्टेज पर जादू करता है और ऑडियंस भी उसके साथ झूमने लगती है। फिर कुछ टाइम बाद वो मोटाउन स्टूडियो पहुंचते हैं और मैनेजर गॉडी से मिलते हैं। माइकल परफॉर्म करना शुरू करता है तो गॉडी उनकी कुछ कमियों के बारे में बताता है। जल्द ही माइकल वाइब पकड़ लेता है और वो सब भी उसके साथ एंजॉय करने लगते हैं। फिर जब माइकल उसके पास आता है तो गॉडी कहता है कि माइकल बहुत रेयर है। कुछ ही देर में उनके बीच एक बॉन्ड सा बन जाता है और तभी जोसेफ अंदर आता है क्योंकि घर जाने का समय हो चुका था। जाने से पहले माइकल गॉडी को गले लगाता है और गॉडी उससे कहता है कि वो जब चाहे उसे कॉल कर सकता है किसी भी चीज के लिए। कुछ टाइम के बाद जैक्सन 5 अपना पहला एल्बम रिकॉर्ड करते हैं। एल्बम तुरंत ही हॉट 100 चार्ट पर नंबर 1 पहुंच जाती है, जिससे प्रेस और मीडिया उनका इंटरव्यू भी लेना शुरू कर देते हैं। सिर्फ 2 साल बाद ही उनकी फैमिली कैलिफोर्निया के एक बड़े घर में रहने लगती है। फिर कुछ टाइम के बाद जोसेफ माइकल बिल नाम के एक आदमी से मिलता है जो उसका नया बॉडीगार्ड था। उसी रात डिनर पर माइकल अपनी माँ से पालतू लामा लेने की बात करता है क्योंकि उसे जानवरों से बहुत प्यार था। उसकी माँ उसे समझाती और कहती है कि इन सब चीजों को छोड़कर उसे अपनी उम्र के दोस्त बनाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन माइकल कहता है कि वो दूसरे बच्चों ऐसा नहीं है। हर कोई इसे फेमस समझकर देखता है और उसके साथ फोटोज लेना चाहते हैं। सिर्फ जानवर ही उसे एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करते हैं। कैथरीन उसे कुछ और बातें भी समझाती है और फिर देखते ही देखते 7 साल बीत जाते हैं। माइकल बड़ा हो चुका होता है और अब एक सोलो एल्बम बनाना चाहता था। वो लेबल मैनेजर से कहता है कि उसके फादर से कहे कि सोलो एल्बम का आइडिया उनका है, जिसके लिए वो लोग खुशी से मान जाते हैं। और माइकल कहता है कि उसे भी थोड़ी फ्रीडम चाहिए ताकि वो खुल के काम कर सके। जिसके बाद वो दोनों जोसेफ के पास जाते हैं और उससे इस बारे में बात करते हैं। जोसेफ कहता है कि उसे इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक माइकल उसके पास रहेगा। उसके बाद वो जो चाहे कर सकते हैं। फिर हम माइकल को अपने लामा से बात करते हुए देखते हैं और वो एक नई शुरुआत के लिए बहुत खुश होता है। जिसके बाद बिल उसे स्टूडियो लेकर जाता है और वो एल्बम का अपना पुराना गाना रिकॉर्ड करना शुरू करता है। एल्बम लॉन्च होते ही सुपर हिट हो जाती है और लोग माइकल के धुन पर नाचने लगते हैं। काम के बीच में वो कैंसर हॉस्पिटल में बच्चों से मिलने भी जाता है और एक सुबह वो अपनी फैमिली को अपना सरप्राइज दिखाता है। सब लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि सरप्राइज एक चिंपैंजी है तो सब लोग अपसेट हो जाते हैं। कोई भी सरप्राइज के लिए कुछ खास एक्साइटेड नहीं होता, लेकिन माइकल के चेहरे पर एक अलग ही खुशी होती है। कुछ दिनों के बाद माइकल अपने फेस की सर्जरी कराने जाता है। वो अपने हाथ के ल्यूकोडर्मा दाग को लेकर परेशान होता है, पर डॉक्टर कहता है कि वो परफेक्ट है। लेकिन माइकल मानता है कि उसका चेहरा सिमेट्रिक नहीं है, इसलिए वो सर्जरी भी जरूरी है। सर्जरी की वजह से वो सबसे छुपते हुए जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके डैड उसे अपने पास बुलाते हैं। माइकल कहता है कि ये उसके साइनस की वजह से है, लेकिन जोसेफ को कुछ गड़बड़ लगती है। पहले स्टेज की सर्जरी के बाद माइकल की नोज चेंज हो चुकी होती है, जिससे वो काफी खुश लगता है।
बाद में जब वो फैन लेटर्स पढ़ते हैं वो उनके पास एक पालतू पाइथन भी होता है। कुछ देर बाद जोसेफ एक फैमिली मीटिंग करता है और माइकल का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि कैसे वो अकेले ही दुनिया की सारी कामयाबी हासिल कर सकता है, लेकिन ये भी कहता है कि उसने पूरे बैंड के लिए एक लाइव टूर एल्बम प्लान किया है। माइकल कहता है कि उसे इसके बारे में सोचना पड़ेगा, लेकिन जोसेफ कहता है कि वो तय करेगा कि उसे क्या करना है। वो बहुत सी बातें सुनाता है जिससे कोई भी खुश नहीं होता, और जब कैथरीन कुछ कहने की कोशिश करती है तो वो उसे भी चुप करा देता है। माइकल गुस्से में वहां से चला जाता है और बिल से कहता है कि उसे ड्राइव पर ले चले। वो घर के बाहर फैंस को ग्रीट करते हुए एक शांत जगह पर पहुंच जाते हैं। माइकल कहता है कि जोसेफ उसका फायदा उठा रहा है। उसका प्लान सोलो टूर के लिए सेट था, लेकिन जोसेफ बैंड टूर करवाना चाहता था। बिल कहता है कि वो अलग रह सकता है क्योंकि जोसेफ कभी चेंज नहीं होगा और वो पूरी फैमिली के लिए सोचता है। माइकल कहता है कि वो अकेले रहने के लिए रेडी नहीं है क्योंकि वो अपनी फैमिली से भी बहुत प्यार करता है। फिर माइकल सोलो टूर ही करता है जहां फैंस उसके दीवाने हो जाते हैं। देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं और अब माइकल एक नए लुक के साथ होता है। एक मीटिंग में मैनेजर्स अपने अपने आइडियाज रखते हैं जो माइकल को कुछ खास पसंद नहीं आते। तभी उनमें से जॉन ब्रांका नाम का एक आदमी उसे अट्रैक्ट करता है और कहता है कि सबसे अच्छा आइडिया है सोलो जाना ही होगा। माइकल को पता होता है कि जॉन बीच बॉयज, नील डायमंड और बॉब डिलन को रिप्रेजेंट करता है। माइकल पूछता है कि क्या उसे पता है कि वो क्या हासिल करना चाहता है। जॉन जवाब देता है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टार बनना, और कहता है कि उसके हिसाब से माइकल जैसा कोई और नहीं है और कभी होगा भी नहीं। माइकल उससे काफी इंप्रेस होता है और बाकी सबको बाहर भेज देता है। माइकल जॉन को सबसे पहले काम देता है जोसेफ को फायर करने का। जोसेफ जब घर में होता है तभी एक टेलीग्राम आता है जिसमें लिखा होता है कि उसे माइकल के मैनेजर पद से हटा दिया गया है, जिसे पढ़कर जोसेफ शॉक्ड हो जाता है। वो तुरंत ही कैथरीन के पास जाता है और उसे वो लेटर दिखाता है। वो गुस्से में कहता है कि माइकल को मेरी बेल्ट से समझाना पड़ेगा। तो कैथरीन कहती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वह बड़ा हो चुका है। इस बात से जोसेफ और गुस्सा होता है, लेकिन कैथरीन कहती है कि उसे अपने बेटे का शुक्रिया करना चाहिए क्योंकि जो कुछ भी उनके पास है वो उसी की वजह से है। वो ये भी कहती है कि अब तुम किसी को नहीं मार सकते और अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं तो तुम जा सकते हो। जोसेफ कहता है कि सब भूल रहे हैं कि इस फैमिली को मैंने बनाया है। तो कैथरीन कहती है कि तुम ये सोचते रहो, और इतना कहकर वहां से चली जाती है। फिर अब माइकल को चिंपैंजी के साथ खेलते हुए देखते हैं। जब वो आइसक्रीम लेने किचन में जाता है तो उसका सामना जोसेफ से होता है। जोसेफ उससे वही लेटर पढ़ने को कहता है, लेकिन माइकल नहीं पढ़ता। तो जोसेफ कहता है कि उसे परिवार के बारे में बहुत कुछ सीखना है, और ये कहकर वहां से चला जाता है। काम के बीच माइकल कैंसर पेशेंट से मिलने उनकी खुशी के लिए हॉस्पिटल भी जाता है। फिर वो जॉन से अब तक का सबसे बड़ा टूर करवाने की बात करता है, लेकिन किसी भी प्रेस या इंटरव्यूज के लिए भी मना कर देता है। जॉन कहता है कि ये अच्छा नहीं होगा, लेकिन माइकल कहता है कि वो मिस्टीरियस रहना चाहता है और उसे पब्लिसिटी की नहीं बल्कि अच्छे गानों की जरूरत है। जिसके बाद माइकल काम शुरू कर देता है और नए गानों के आइडियाज ढूंढने लगता है। वो टीवी पर ब्लैक लोगों के खिलाफ हिंसा की खबरें देखता है जिससे उसे कुछ इंस्पिरेशन मिलती है। तो वो अंडरग्राउंड हिप हॉप कम्युनिटी के पास जाने का फैसला करता है। वो बिल से कहता है कि उसके पास एक आइडिया है जो लोगों को एक दूसरे के करीब लाएगा। वहां पहुंचने पर माइकल उनके रिदम में वाइब फील करता है। वो माइकल को वहां देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि माइकल कहता है कि म्यूजिक और डांस ऐसी चीजें हैं जो उन सब में कॉमन है। ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो दुनिया बदल सकती है। वो उन्हें भी डांस सिखाता है जो नेचुरल फ्लो के साथ किया जाता है। दिन बीतते जाते हैं और माइकल अपने नए सॉन्ग्स पर काम करता रहता। वो हर दिन एक फिल्म भी देखता है और एक दिन थ्रिलर फिल्म देखते हुए उसे आइडिया आता है कि उसका नया टाइटल भी थ्रिलर ही होगा। जिसके बाद वो मॉन्स्टर थीम के साथ शूट करते हैं और उनका ये एल्बम इतना पॉपुलर होता है कि माइकल अपनी एक अलग ऊंचाई पर पहुंच जाता है। जिसके बाद वो रिकॉर्ड कंपनी के प्रोड्यूसर से मिलते हैं जो सक्सेस की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन जॉन कहता है कि माइकल के वीडियोस MTV पर होने चाहिए क्योंकि अगर ये MTV पर चलेगा तो रिकॉर्ड्स और ज्यादा बिकेंगे। प्रोड्यूसर कहता है कि यह नामुमकिन है क्योंकि MTV कभी ब्लैक आर्टिस्ट को नहीं चलाता। तो माइकल कहता है कि उसका म्यूजिक ब्लैक और व्हाइट सबके लिए है। प्रोड्यूसर कहता है कि वो पहले भी कोशिश कर चुका है। तो माइकल कहता है कि उसे और ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। वो आदमी फिर से MTV मैनेजर से बात करता है, लेकिन हमेशा की तरह तुरंत मना कर दिया जाता है। तो प्रोड्यूसर उन्हें धमकी देता है कि अगर उन्होंने 10 मिनट में वीडियो नहीं चलाया तो वो CBD के सभी आर्टिस्ट को उनके कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकाल लेगा, जिनमें बड़े बड़े आर्टिस्ट शामिल होते हैं। वो गुस्से में फोन रखता है और माइकल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। फिर 1983 में माइकल कैलिफोर्निया में बिली जीन पर पहली बार मून वॉक परफॉर्म करता है। उसके थ्रिलर एल्बम की 25 मिलियन कॉपीज बिक चुकी होती है। लोग सड़कों पे उसके स्वागत के लिए खड़े होते हैं। सेलिब्रेशन पार्टी में उसकी फैमिली भी आती है जहां उसके फादर टॉन्ट मारते हैं कि वो एक रेगुलर मनी मेकिंग मशीन है। फिर अगले दिन जोसेफ अपने पुराने प्रोड्यूसर दोस्त डॉन से बात करता है कि वो जैक्सन की वापसी करवाना चाहता है। डॉन पूछता है कि क्या माइकल वहां होगा, तो जोसेफ हिचकिचाते हुए हाँ कहता है। वो वर्ल्ड टूर मैनेज करने का सुझाव देते हुए इसे विक्ट्री टूर कहता है।
जिसमें रोल्स रॉयस जैसी बड़ी कंपनियों की स्पॉन्सरशिप होनी चाहिए। डॉन कहता है कि पेप्सी मार्केट में आगे बढ़ना चाहती है और माइकल बाहरी दुनिया के लिए उनका फेस बन सकता है, लेकिन वो जोसेफ को वार्न भी करता है कि अगर माइकल वहां नहीं आया तो अच्छा नहीं होगा। फिर उसी रात जब माइकल अपने बेडरूम की तरफ जाता है तो अपने पिता को देखकर चौंक जाता है। जोसेफ कहता है कि किसने सोचा होगा कि छोटे से शहर का एक गरीब लड़का पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम बना देगा, और कहता है कि मैंने सोचा था। वो माइकल को अपने पास बैठने को कहता है, लेकिन माइकल कहता है कि उसे क्या चाहिए। जोसेफ कहता है कि उसे अपने भाइयों के साथ टूर पर जाना होगा। माइकल कहता है कि वो अब बच्चा नहीं है, उसे अपनी जिंदगी जीनी है, लेकिन जोसेफ उसके पास आता है और कहता है कि परिवार के बिना वो कुछ नहीं कर पाएगा, और कहता है कि वो जॉन को कॉल करके टूर कंफर्म कर रहा है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम माइकल को टूर के लिए रिहर्सल करते हुए देखते हैं और वहां एक हादसे में माइकल के सर में आग लग जाती है। पहले तो माइकल पर कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन जब वो चिल्लाने लगता है तो वो सब लोग आग बुझाने लगते हैं। हॉस्पिटल में उसकी पूरी फैमिली परेशान होती है और जब डॉक्टर बाहर आता है तो बताता है कि माइकल स्टेबल है और वो उसकी हार्ट रेट ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसे 3rd डिग्री बर्न है और कई नसें भी डैमेज हुई हैं। जोसेफ पूछता है कि क्या वो फिर कभी परफॉर्म कर पाएगा, तो कैथरीन उसे हैरानी से देखती है। डॉक्टर कहता है कि उनका बेटा मरने के बहुत करीब था और अब उसे इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। फिर जब डॉक्टर माइकल को उसका स्कैल्प दिखाता है तो माइकल कहता है कि क्या उसे विग पहननी पड़ेगी। डॉक्टर कहता है कि पहले उन्हें ऑपरेशन करना होगा और उसे मेडिकेशन की भी जरूरत पड़ेगी। माइकल के फैंस हॉस्पिटल के बाहर जमा हो जाते हैं और रात में बिल माइकल को खुश करने के लिए खास डिनर लाता है, लेकिन माइकल पर कोई असर नहीं होता। फिर कैथरीन माइकल को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन माइकल कहता है कि जोसेफ को कोई नहीं रोक सकता, वो जो चाहेगा वही करेगा। फिर अगले दिन जब जॉन उससे मिलने आता है तो माइकल को एक और बुरी तरह जले हुए मरीज से बात करते हुए देखता है। जब वो जॉन के साथ बाहर आता है तो कहता है कि यहाँ के सारे जले हुए मरीज उसका दिल तोड़ देते हैं और अपनी सर्जरी के लिए मिलने वाले पैसों को इसी बर्न्स डिपार्टमेंट को दान करने को कहता है। फिर अगले दिन जोसेफ कैथरीन से कहता है कि माइकल के बिना विक्ट्री टूर नहीं हो सकता और उनके पास जो कुछ भी है वो सब कुछ खो देंगे। कैथरीन कहती है कि माइकल अभी अभी आईसीयू से बाहर आया है और वो कभी भी ये टूर नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने सब कुछ अपनी मर्जी से तय किया। और कहती है कि माइकल अपने रास्ते पर जाना चाहता है और तुम्हें भी कभी उसके रास्ते से हटना पड़ेगा, वरना वो माइकल को खो देगा। जोसेफ पूछता है कि बाकी लड़कों का क्या, तो कैथरीन कहती है कि वो भी अपना रास्ता ढूंढ लेंगे। फिर हम माइकल को बिल के साथ देखते हैं और माइकल कहता है कि भगवान ने उसे दूसरा मौका दिया है, वो इसका इस्तेमाल प्यार और खुशी बांटने के लिए करेगा। वो अपनी फैमिली के लिए टूर पर जाने का फैसला करता है और कहता है कि विक्ट्री टूर के बाद मैं जोसेफ की आंख में आंख डालकर कहूंगा कि ये मेरी लाइफ है और मैं अपने रास्ते पर चलूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि विक्ट्री टूर की 1984 में फाइनल रात होती है। पूरा स्टेडियम लोगों से भरा होता है और माइकल अपने भाइयों से कहता है कि वो उनसे प्यार करता है और ये रात अमेजिंग होने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ जोसेफ नए सपने सजा रहा होता है। माइकल स्टेज पर परफॉर्म करना शुरू करता है और ऑडियंस पागलों की तरह इमोशंस में डूब जाती है। परफॉर्मेंस के बीच वो अपने भाइयों के साथ सबको थैंक यू कहता है कि ये विक्ट्री टूर का फाइनल परफॉर्मेंस है, इसके बाद कोई शो नहीं होगा, और ये सुनकर जोसेफ को शॉक लग जाता है। परफॉर्मेंस के बाद जोसेफ माइकल पर गुस्सा होता है, लेकिन माइकल उसकी एक नहीं सुनता और बिना कुछ कहे चला जाता है। फिर हम 1988 लंदन में देखते हैं जहां माइकल सोलो टूर पर जाता है। जैसे ही माइकल परफॉर्म करना शुरू करता है तो लोग पागलों की तरह चिल्लाने लगते हैं और ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है, इस प्रॉमिस के साथ कि इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो।